हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 9 दिसंबर 2018 को। और हमने इस पेपर के कई सारे पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर की लिंक मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करके सीटेट के अब तक मैंने जितने भी पेपर कराए हैं उनको भी देख सकते हैं, और इसी पेपर के भी जो 2-3 पार्ट करा दिए हैं उन्हें भी देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर सीटेट में कुछ नहीं आता है। ठीक है, एनसीईआरटी से ही आते हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो आप पहले किसी चैप्टर की थ्योरी देखना और उसके बाद में उसी चैप्टर के आप एमसीक्यू देखना। तो एमसीक्यू आप एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में देखना और थ्योरी आप थ्योरी वाली प्लेलिस्ट में देखना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? सबसे पहले हम जानेंगे समवर्ती सूची क्या है। केंद्र ने अपनी शक्तियों को बांट रखा है। ठीक है, शक्तियों का क्या कर रखा है? विकेंद्रीकरण कर रखा है। ठीक है, हमारा देश कैसा है? लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में क्या होता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, शक्तियों को बांट दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे जो देश है उसमें कई प्रकार, हमारे संविधान में कई प्रकार की सूची पाई जाती है। पहली होती है केंद्र सूची। केंद्र सूची पे केवल केंद्र ही कानून बना सकता है। केंद्र यानी संसद। ठीक है, केंद्र में कौन है? हमारी संसद है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर संसद है, तो संसद कानून बना सकती है केंद्र में। दूसरी होती है आपकी राज्य सूची। राज्य सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है केवल राज्य को होता है, यानी कि राज्य की लोकसभा को होता है। ठीक है, राज्य देखता है, वो उसका अपना मैटर होता है। तीसरा है हो जाएगा आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, और कुछ एक और सूची होती है विशिष्ट सूची, जिसमें इन तीनों में से ही कोई इन तीनों के ही जिसमें विशेषता नहीं मिलती है उसे अवशिष्ट सूची में डाला गया है उन विषयों को। तो उन पर भी ज्यादातर जो कानून बनाती है वो संसद ही बनाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि समवर्ती सूची क्या होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑप्शन में। पहला है, देखो इसके ऑप्शन ही गलत हो गए हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन गलत है। चलो आपको मैंने बता दिया ना समवर्ती सूची क्या होती है। ऑप्शन में बुक में से पढ़ देती हूँ आपको कि ऑप्शन इसके क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, अभी पढ़ देती हूँ। पहला है राज्य सरकार और स्थानीय सरकार निकाय। दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश। तीसरा है स्थानीय सरकारी निकाय। चौथा है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि समवर्ती सूची पे कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। और ये कौन से विषय होते हैं? ये जैसे शिक्षा है, ये समवर्ती सूची में आता है। स्वास्थ्य भी समवर्ती सूची में आता है। तो जिन चीजों पर दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे जनसंख्या है, जनसंख्या को कंट्रोल करना है, तो ये समवर्ती सूची में रखा जाएगा। इस पर केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी। नेक्स्ट देखते हैं 72, क्वेश्चन नंबर 72, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? पहला है नादिर शाह। दूसरा है अलीवर्दी खां। तीसरा है बुरहान उल मुल्क। चौथा है मुर्शिद कुली खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। ये बंगाल के नवाब थे, और इनके समय से ही धीरे धीरे जो बंगाल की नवाबी है वो कम होती चली गई, और जो अंग्रेज थे उन्होंने अपना जो जड़ें हैं वो मजबूत करते चले गए। ठीक है, इसी सीरीज में आगे आपको एक नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्वराजुद्दौला। ठीक है, स्वराजुद्दौला का नाम दिया गया है। वो अपने नाना, उनके जो नाना थे अलीवर्दी खां, उसके बाद वो बंगाल के नवाब बने थे 1756 में। ठीक है, कितने में बने थे? 1756 में बने थे। 1756 में बने थे, और 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, 8th क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, और इसमें स्वराजुद्दौला की हार हुई थी, क्योंकि इनका जो सेनापति था उसने इनको धोखा दे दिया था, वो अंग्रेजों के साथ मिल गया था। ठीक है, मीर जाफर मिल गया था। और बाद में मीर जाफर, जब सिराजुद्दौला को पद से हटाया गया, सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई, तो अंग्रेजों ने क्या किया? मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया। मीर जाफर
जब ठीक से शासन नहीं कर रहा था, यानी कि अंग्रेज तो अपनी कठपुतली चाहते थे ना, तो वो कठपुतली के रूप में काम नहीं कर रहा था जब मीर जाफर, तो उन्होंने मीर कासिम को बैठा दिया। फिर जब मीर कासिम ने आनाकानी करी और उसने अंग्रेजों की बात नहीं मानी, तो दोबारा से मीर जाफर को बैठा दिया। और 1764 में जब मीर जाफर को उन्होंने पद से हटाकर, ठीक है, दीवानी अपने हाथ में ले ली, है ना। तो सॉरी 65 में, 64 में नहीं 65 में, 1765 में उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों ने पूरी तरह से बंगाल को अपने अधिपत्य कर लिया था, अधिकार कर लिया था बंगाल पर, और अपना शासन शुरू कर दिया था। देखो 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, और 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। और लास्ट में 1765 में उन्होंने बंगाल के खराब शासन व्यवस्था का बहाना देकर अंग्रेजों ने पूरे बंगाल को अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं 73, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासन के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। यानी कि उन्होंने फैसला किया, जो बहादुर शाह जफर थे, कि अब ये बहादुर शाह जफर के लिए अंग्रेजों ने फैसला किया कि ये जो बहादुर शाह जफर है ये आखिरी बादशाह हैं, और इनके बाद इनके बच्चों, किसी भी बच्चे को बादशाह के रूप में नहीं स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, बाद में क्या हुआ, जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, कौन सा 1857 का जब विद्रोह हुआ था, तो इन्होंने सिपाहियों का साथ दिया था। किसने दिया था, मीर जाफर, और इसने बहादुर शाह जफर ने। तो इसी बाद में जब ये सफल नहीं हो पाया था जो विद्रोह था 1857 का, और अंग्रेजों को बाद में पता चला कि बहादुर शाह जफर ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी, जो 1857 का विद्रोह था। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, इनको रंगून की जेल में डाल दिया था। रंगून यानी कि आज का जो म्यांमार है उसकी जेल में डाल दिया था, और वहीं पर कुछ सालों बाद बादशाह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उनको भी, बहादुर शाह जफर को भी और उनकी वाइफ को भी। अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं कि किसने बोला था कि जो बादशाह जफर है, यानी कि बहादुर शाह जो जफर है वो आखिरी सम्राट होंगे। पहला है आपका विलियम बेंटिंग, दूसरा है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, चौथा है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। तो ये कमेंटमेंट कब की गई थी, ये कमेंटमेंट की गई थी 1765 में। ठीक है, और इसका बहाना देकर उन्होंने अवध का जो शासन था उसको हड़प लिया था। पहला है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, चौथा है लॉर्ड रिपन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी जाने जाते हैं हड़प नीति के लिए। ठीक है, उनका उद्देश्य यही था कि कुछ भी करके बस भारतीयों से उनकी रियासतों को हड़पना था। इसी तरह से इन्होंने गलत तरीके से ही रानी लक्ष्मीबाई के भी शासन को हड़पने की कोशिश की थी, और बाद में हड़प ही लिया था। कि इन्होंने एक और पॉलिसी लेके आए थे कि जिस राजा के खुद के बच्चे पैदा नहीं होंगे, वो गोद लेकर अपने राजा नहीं बना सकते। ठीक है, गोद लेकर अब उस बेटे को राजा नहीं बना सकते हैं, ये इन्होंने नीति लेके आए थे। तो बहुत सारे राजा रानी ऐसे होते हैं उनके बच्चे नहीं होते हैं, तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारी रियासतों को हड़प लिया था। उसमें से एक झांसी, संतारा, ठीक है, बहुत सारी थे। एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में ये सारी चीजें दी हुई हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया है आपका 8th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5, और ये वाला भी सेम इसके बाद वाला चैप्टर है 8th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 से आया है। ठीक है, ये 8 से है और ये वाला 5 से आया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा। पहला है बाजीराव प्रथम, दूसरा है बाजीराव द्वितीय, तीसरा है बहादुर शाह जफर, चौथा है नाना साहेब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नाना साहेब। जो बाजीराव मस्तानी आपने मूवी देखी थी उसमें जो बाजीराव थे ना, उन्हीं का बेटा था नाना साहेब। ठीक है, तो नाना साहेब से ही पेशवा की परंपरा शुरू हो गई थी। ठीक है ना, तो ये कौन थे, पेशवा थे, सॉरी इनके जो पिता थे तब से ही पेशवा की पदवी चल रही थी, जो थे बाजीराव। ठीक है, बाजीराव से ही पेशवा की पदवी चल रही थी, और बाद में नाना साहब ने भी अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया था।
खुद ही। नेक्स्ट देखते हैं 76, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। पहला है किसी विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, ठीक है, ये नियंत्रित नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये क्या है, आमंत्रित करना, यानी कि किसी जो कारखाने का विशेषज्ञ है, जो कारखाने के बारे में संपूर्ण जानकारी रखता है, उसको बुलाना क्लासरूम में, और बच्चों के मन में जो भी क्वेश्चन होंगे वो उससे पूछ लेंगे, जो भी शंकाएं होंगी उससे दूर कर लेंगे जो विशेषज्ञ होंगे। दूसरा है किसी उद्योग कारखाने की यात्रा आयोजित करना, यानी कि बच्चों को कारखाने के बारे में समझाने के लिए किसी कारखाने में घुमाने के लिए ले जाना, उन्हें दिखाना कि कारखाना किस टाइप का होता है। तीसरा है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। चौथा है एक कहानी सुनाना। तो देखो सबसे उपयोगी, देखो सभी उपयोगी हैं, अगर आप देखेंगे तो सभी ही अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छे तरह से जो बच्चा सीखता है वो चीजों को देखकर सीखता है। देखकर मतलब जो चीज वास्तविक है अगर बच्चों को हम वैसे ही दिखाएंगे तो बच्चा ज्यादा अच्छे से सीखेगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। और ये आपका ज्योग्राफी से पूछा गया है, उद्योग वाले चैप्टर के आधार पर ये पूछा गया है, क्योंकि उद्योग बहुत विस्तार से दे रखा है आपकी 8th क्लास की ज्योग्राफी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, एडुसेट से क्या अभिप्राय है, मतलब एडुसेट जो है वो क्या चीज है। ये आया है आपका 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1। पहला है सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह। दूसरा है एक क्षुद्रक ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाया जाता है। तीसरा है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। चौथा है रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो 77 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है। आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये हिंदी का क्वेश्चन है, ये हिंदी का नहीं है, आपकी ही एनसीईआरटी से आया है, और ये आया है आपका 7th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 8, ठीक है। और चैप्टर का नाम है आपका ईश्वर से अनुराग। ऑप्शन देखते हैं, पहला कबीर, दूसरा है गुरु नानक, तीसरा है रविदास, चौथा है मीराबाई, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला कबीरदास। ज्यादातर लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग आंसर लिख दिया करो, जो आंसर आपको पहले से पता है, जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो आप उसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, आपकी भी उससे प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको भी पता रहेगा कि आपको कौन कौन आंसर क्वेश्चन का आंसर पता था, ठीक है। और मुझे भी पता रहेगा कि आपको पहले से भी चीजें आती हैं, आपको पूर्व ज्ञान कितना है। नेक्स्ट देखते हैं 79, एलोरा की गुफा का भीत चित्र। भीत चित्र का मतलब है कि दीवारों पे चित्रकारी करी गई है। एलोरा की जो गुफाएं हैं उनकी दीवारों पे चित्रकारी की गई है। अगर गांव की आम बोलचाल में हम देखें तो जो दीवार होती हैं, जो वॉल होती हैं, उनको बोलते हैं भीत, ठीक है। भीत चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अथवा पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है। पहला है राष्ट्रकूट, दूसरा है चालुक्य काल, तीसरा है गुप्त काल, और चौथा है गुज्जर प्रतिहार काल। तो 79 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला राष्ट्रकूट काल। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं आगे के क्वेश्चंस, ठीक है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो, प्लीज कमेंट कर दिया करो। इतने सारे व्यू आते हैं मेरी वीडियो पर, आप लोग ना तो लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, तो प्लीज लाइक कमेंट कर दिया करो। और जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।